हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बॉन्डिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया होगा होपफुली। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं बॉन्डिंग के अंदर, जिनमें से बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारी चीजें थी और मेरे ख्याल से आपने सामने हर एक टॉपिक को बहुत स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके समझा भी है, देखा भी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए होंगे। आज मैं असाइनमेंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, और डिस्कशन से पहले एक काम आप करेंगे कि पूरे बॉन्डिंग को एक बार अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लेंगे। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने साइड से बताऊंगा असाइनमेंट से, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को दिक्कत भी करेंगे और मुझे बतानी भी चाहिए रीजन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से आपको एक और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। उसमें न कि केवल वो आंसर तक सीमित नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को ट्रीट किया जाता है। तो मैंने हालांकि मैं अपने से एक एक करके कुछ क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, तो जिनमें से कुछ नई बातें भी होंगी जिससे मैं उसको रिलेट करूँ। और हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 168 पे आ जाते हैं, जो कि बॉन्ड एंगल वाले पोर्शन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 168। और यहाँ पूछा क्या जा रहा है तो जरा समझिए, एक्स, ओ और एक्स ये एक एंगल है, और ये सेंट्रल एटम है। ये एक्स का मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्स क्या है, एक्स बोला गया, एक्स में भी एच, एफ एंड सी एल। ठीक है, मतलब आपको सिंपली आपको ये करना है H2O, एफ ऑक्सीजन और एफ, और OCl एंड Cl, इनके बीच का ये बॉन्ड एंगल आपको रिलेट करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बॉन्ड एंगल के दो तरीके बताए थे कि एक तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर जहाँ सेंट्रल एटम डिफरेंट होंगे वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा उसके बेसिस पे हमने बताया था कि ज़्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस हो जाएगा तो रिपल्शन ज़्यादा होते हैं, और दूसरा एक फैक्टर साइज था। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर यहाँ पे आया, काफी क्लोज टू होगा और रिपल्शन ज्यादा होगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी, तो दैट्स वाई बॉन्ड पेयर दूर होते हैं। तो यहाँ जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा उनमें से ज्यादा रिपल्शन यहाँ होगा, और वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो F2 से ज्यादा होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ रखी है। लेकिन जब हम बात यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी बात नई आ गई, और मैं इसको दोबारा समझाता हूँ ये ऐसे नियम नई बात क्यों है। तो आप जरा ध्यान समझिएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है ना, और इस लोन पेयर के एडजेसेंट में कौन सा एटम है, क्लोरीन, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो अब कुछ याद आ रहा होगा, लोन पेयर शिफ्ट कर जाएगा इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में, और पी पाई डी पाई जैसा रेजोनेंस का एक केस आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, यानी बैक बॉन्डिंग जैसा केस यहाँ पे आपको दिख रहा है। और अगर ये बैक बॉन्डिंग हुआ तो उस कंडीशन में ये लोन पेयर हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा। 1 2 एक लोन पेयर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन ही बदल जाएगा तो ऑब्वियसली इसका एंगल लेस देन 120 के अप्रॉक्स आएगा। हमें ये पता नहीं कि एग्जैक्टली एंगल कितना है, लेकिन हमें ये जरूर पता चल गया कि इन दोनों से ज्यादा बड़ा एंगल होगा, क्योंकि यहाँ दोनों का एंगल क्या था, वो 109 डिग्री से कम होते होते आ रहा था, बट वहां तो 120 से होगा। तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा बड़ा जो बॉन्ड एंगल आ गया वो OCl2 का आ गया। तो ये आपके पास एक नई बात सामने आ गई, नई बात नहीं है दरअसल, एप्लीकेशंस नए नए आ जाएंगे। तो जब हमने शुरुआत में बात बॉन्ड एंगल की थी तब तक मैंने आपको बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस इस तरह की बातें नहीं बताई, लेकिन बैक बॉन्डिंग आने के बाद कुछ एप्लीकेशन है वो भी आपको जानने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए बता दिया। अच्छा क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी बहुत जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप। तब तक मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन निकाल देता हूँ।
एक और क्वेश्चन है 169। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव ऑल इक्वल एक्सेप्ट बॉन्ड लेंथ, एक्स एफ बॉन्ड लेंथ ऑल इक्वल होना चाहिए। तो कैसे? इनमें है SOCl2F2, ये एक हो गया। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल है SeF4, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। फिर एक पार्ट है PBr2 एंड F3। X का मतलब सेंट्रल एटम है, यहाँ X हेलोजन नहीं, और F तो आप पता ही। और एक मॉलिक्यूल IF7। तो दोनों सेंट्रल एटम यानी F से जुड़े हुए जो बॉन्ड है वो सेम होने चाहिए। चलिए मैं इसको देखते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन आप करने होते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हमने ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल की बात की थी उसमें इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन आपको पता है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप पेंटागोनल बाइपिरामिडल की बात करते हैं तो वहां भी दो अलग अलग कंडीशन होती है, इक्वेटोरियल प्लेन की और एक्सियल की। बट बाकी किसी भी जगह पे ज्योमेट्री को लेकर ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आती, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो अब मैं जरा इसके ज्योमेट्री पे पहले बात करता हूँ। हम जैसे SOCl2F2 पे बात कर ले जरा, तो सल्फर डबल बॉन्ड रहा होगा, इधर Cl इधर Cl इधर F इधर F, तो 1 2 3 4 और ये 5 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, टोटल 5 यानी sp3d, ठीक। तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बनाना है, सल्फर लिख दिया हमने। आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है, इसको आप इसी पोजीशन में रखेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे इन जगह पे Cl। हालांकि यहाँ पे डबल बॉन्ड इन तीनों में से किसी पोजीशन में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता है कि ये और ये बॉन्ड, ये ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये सब इक्वल है, क्योंकि डबल है, ये सिंगल है, तो अलग अलग है। लेकिन ये इस प्लेटफॉर्म पे बनने वाले बॉन्ड एक जैसे होते हैं और ये वाले बॉन्ड एक जैसे। तो यहाँ SF जो बॉन्ड्स हैं बोथ आर इक्वल इन बॉन्ड लेंथ। बात समझ आ रही? क्योंकि दोनों एक सेम जैसे होंगे, सेंट्रल एटम और फ्लोरीन वाला, तो आपका आंसर तो पहला ऐसे ही दिख गया। बट हमें दूसरे ऑप्शन भी देखने हैं। जैसे अब बात करते हैं SeF4, तो Fe मतलब ऑक्सीजन सल्फर फैमिली का है, तो 6 है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर आ गया, तो ये 5 यानी यहाँ भी sp3d है, बट यहाँ पे एक लोन पेयर है, SeF को तो आप यही लिखोगे, एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन। तो दरअसल यहाँ SeF एक बॉन्ड, दूसरा ये बॉन्ड, तीसरा ये बॉन्ड, 4 बॉन्ड है ना। बट ये दोनों बॉन्ड एक जैसे होंगे और ये दोनों बॉन्ड एक जैसे होंगे, तो अलग अलग हुए ना, यानी 4 बॉन्ड्स हैं Se और F के, बट ऑल आर नॉट इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब ये 4 तरीके के बॉन्ड हैं, मतलब 4 बॉन्ड हैं Se और F के, लेकिन ये दो एक जैसे और ये दोनों का एक जैसा होगा बॉन्ड, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब जो क्वेश्चन का डिमांड है वो नहीं है। उसके बाद आता है PBr2F3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी sp3d होगा, यहाँ भी आप उसी तरह से ज्योमेट्री बनाएंगे। आपको पता है फ्लोरीन हमें एक्सियल पोजीशन में रखना होगा, एक फ्लोरीन नीचे मजबूरी है और 2 ब्रोमीन। तो यहाँ भी PF और PF 3 बॉन्ड है, बट ये दोनों इक्वल होंगे, ये नहीं होगा, तो ऑल आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये भी गलत हो गया। आपका आंसर अभी तक का यही है, हमें चेक सब करने। इसके अलावा IF7 पे आ जाता है, यहाँ पे क्या है sp3d3, तो आपको पता ही पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है, तो आयोडीन ये F सब एक जैसे, और यहाँ पे जो फ्लोरीन होगा ये एक जैसे, तो यहाँ भी नॉट इक्वल लिख सकते हैं आप। इन 5 बॉन्ड की अगर हम बात करें ये सब में तो एक जैसे और ये दोनों अलग। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिले होंगे, आप इसे बहुत सारे लोगों ने कर भी लिए होंगे पहले, बट ये बात इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिलहाल अब हम लोग
अगले कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं। आपने रेजोनेंस के बेस्ड मैंने क्वेश्चन था कि आपको वीडियो लेक्चर के साथ ही बताया था, जब रेजोनेंस बताया था बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन कराए थे, जिनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 172 173 इस तरह क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। एक और क्वेश्चन तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और चलिए, तो अब हम लोग बात आगे बढ़ते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आ जाते हैं, जो कि आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी चीज़ है और उस पर एक दो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से समझना है आपको, तो मैं उसी बात करता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो सबसे उसकी पोजीशन गलत है, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत स्टैंडर्ड है और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ। उसको लास्ट में होना चाहिए अलग ही, बट अनफॉर्चुनेटली पहले ही आ गया आपके सामने। बट हाँ, चलिए सीखते हैं उसको, वो है क्या। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी इन मैक्सिमम एनर्जी इन एक टर्म लिखा है होमो एंड ल्यूमो। ये आपके लिए बिल्कुल नई बात है। बड़े नाम तो अच्छे लग रहे हैं, सुनने में भी अच्छा लगता है, बट समझना है इसको। मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और वो कहाँ पे, बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स के नाम, मैं इसको फुल फॉर्म में बता देता हूँ। ये है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप शॉर्टकट में होमो बोलते हैं, और ये है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से नाम दे देते हैं। तो अब ये कौन से ऑर्बिटल है, इनको नाम ये कैसे पड़ जाता है, इसको समझने से पहले मैं जरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे आपके पहुंच जाता हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम जब आपने बनाया था, तो मैं एक बार बना देता हूँ जरा। ये तीन ऑर्बिटल, ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल, याद है आपको। तीनों को मिक्स करने के बाद हम लोगों ने एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा बनाया था। सिग्मा, मैं 2s वाले छोड़ दे रहा हूँ, वो नीचे बने सिग्मा 2p जेड एंड देयर इज सिग्मा स्टार 2p जेड। और फिर यहाँ पे दो ब्लॉक आपके पास दो एनर्जी वाले और हैं, और यहाँ पे भी दो ब्लॉक आपने बनाए, याद है। तो ये आपके पास है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और यहाँ जो है वो पाई 2px एंड पाई 2py। ये पता है आपको। अच्छा, ये है ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट ये, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब अगर आपको एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है तो ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जरा, ये मैंने ये तब कब बनाया है, विदाउट विदाउट 2s 2p मिक्सिंग, इसको ध्यान रखिएगा, विदाउट 2s 2p मिक्सिंग है। अब इसमें एक और बना लेते हैं दूसरा वाला, जिसमें मिक्सिंग हो जाएगी। तो मिक्सिंग अगर हो गई तो क्या होगा, क्या हो जाता था भाई, ये वाला ऑर्बिटल ऊपर आ गया, इसकी एनर्जी मतलब इसकी एनर्जी ऊपर चली जाती है, और ध्यान करिए ये भी ऑर्बिटल और ऊपर चला जाता है, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट ये जाता था ऊपर, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं एक दूसरा ऑर्बिटल बना लेता हूँ। तो अगर मैं इन तीनों को मिक्स करके 2s 2p मिक्सिंग वाले केस को दिखाऊं, तो यहाँ पे आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरह से बने हैं, ठीक है। और ये वाला तो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, उसको हमको प्रॉब्लम ही नहीं।
इसमें कतई कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये ऐसे ही बने रहते हैं। बट यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल आपको अलग तरीके का दिख जाता है, यानी यहाँ इस तरह की कंडीशन आपको दिख रही है। ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2pz, ये मिक्सिंग वाला है, ये पाई 2px स्टार एंड पाई स्टार 2p y हो गया, यहाँ पे सिग्मा 2pz हो गया, और ये पाई 2px पाई 2p सॉरी पाई 2p y हो गया, ठीक, स्टार नहीं। तो ये कुछ कहानी आपको समझ में आती है और इस तरह से हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस लेवल से ये हाइट जो है इसके कंपेरिजन में और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये और ऊपर बढ़ता है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये और ऊपर आ जाता है, जिससे नीचे आ जाता है, ठीक है। अब जरा मेरी बात यहाँ पे समझिएगा, कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल दिए मैं उसको समझाता हूँ। एक O2 दे रखा है, N2 दे रखा है, N2 माइनस दे रखा है, और C2 दे रखा है आपको। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये कौन सा ऑर्बिटल है इसमें। तो एक काम करिए, ये तीनों तो मिक्सिंग वाले हैं और ये विदाउट मिक्सिंग। तो मैं जरा इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, O2 में भरते हैं। O2 में लास्ट में कितना 2p4 होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करना है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 6 हो गए, और ये 7 और ये 8, क्लियर। अच्छा, अब जरा मेरी बात समझिएगा, ये जो ऑर्बिटल है भरे हुए ऑर्बिटल में, ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में, ऑक्यूपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन है ऑक्यूपाइड, इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की हुई, बाकी सबसे लोवेस्ट इसकी हुई। तो इन ऑर्बिटल्स को हम बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब इस O2 के लिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये पाई 2p। और ये जो है वो क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, इसमें अनऑक्यूपाइड केवल यही है, और इसी की एनर्जी लोवेस्ट वाला सिग्मा नहीं है। तो ये इनके बीच का गैप है, और ये गैप अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल से यहां पहुंचना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो वही एनर्जी की बात यहाँ पे हो रही है क्वेश्चन में, कि किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये तो गैप बहुत छोटा है ना, ये गैप अभी छोटा है, तो ऑब्वियसली इसमें कम एनर्जी दिखेगी। अभी हम सबको कंपेयर करेंगे सब। तो इनके बीच का एनर्जी गैप क्या है, अभी ये है, इसकी बात हम लोग करेंगे। अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो पहले तुम्हें ये सीख लेना कि होमो और ल्यूमो किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में क्या है, ये बदलते रहेंगे। अब मैं जरा N2 पे आ जाता हूँ। तो N2 पे इधर वाला तो कंफिगरेशन होगा, इधर पे आ जाते हैं। चलिए, अब इधर 2p3 होता है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेकंड ये 4 हो गए। अब 4 के बाद ये 6 रहा, बस यही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो मेरी बात, तो अब क्या होगा, अगर आप इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं तो इसका ये वाला ऑर्बिटल क्या हुआ, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ, और इसका ये वाला जो ऑर्बिटल है वो हो गया ल्यूमो। आपको गैप समझ में आ रहा होगा, तो बहुत ज्यादा गैप है। अच्छा, मेरे बनाने से गैप नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, और वो भी एक सिग्मा है, दूसरा पाई है, तो बहुत एनर्जी गैप होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटिवली तो गैप इसी में ज्यादा है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचाना है तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ गए बात। अब जरा मैं बात N2 माइनस की कर लेता। N2 माइनस का कैसे इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दीजिए। तो अभी तो यहां तक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और बड़ा होता तो फिर यहां आ जाता। मैं इसी बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर ये यहाँ पे N2 माइनस होता तो ये ऐसा आ जाता, और ऐसे सिचुएशन में अब हमारा होमो ल्यूमो बदल जाएगा। क्या, अब ये वाला क्या हो जाएगा, होमो, और ये क्या हो जाएगा, ल्यूमो। ये गैप क्या हो गया, फिर इसके कंपेरिजन में छोटा हो गया, तब बदल जाता ना, ये हो गया होमो और ये हो गया आपका ल्यूमो। इसलिए ये गड़बड़ बात हो गई, हमें तो एनर्जी गैप ज्यादा चाहिए। अब जरा मैं C2 की बात कर रहा हूँ, तो C2 में 1s2 2s2 2p2, तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहीं पे केवल आ जाते हैं, ये खाली हो जाता है। तो अब क्या होता है, ये होमो और ये ल्यूमो, ये भी गैप बहुत छोटा है।
तो अगर आप इन सभी गैप को देखें तो सबसे हाईएस्ट गैप ये वाला, तो हाईएस्ट गैप बिटवीन होमो ल्यूमो प्रेजेंट इन N2 मॉलिक्यूल। बात समझ आ गई? तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि N2 मॉलिक्यूल के अंदर मैक्सिमम गैप है, और अगर इसके होमो और ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को कराना है तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को करने का मतलब आप पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझ चुके होंगे, और आई थिंक कि तभी आपको ये क्वेश्चन करना भी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपसे बोला इसकी पोजीशन थोड़ा गलत है, और अब आप सॉल्विंग के बाद समझ गए होंगे कि पोजीशन की बात मैंने क्यों की। इसको पहले नहीं होना चाहिए था, चलिए बट आ गया, आपको क्वेश्चन देखना था। इसके बाद एक 197 क्वेश्चन है। तो 197 में कुछ खास नहीं है, एक ग्राफ बनाया गया है। क्या है वो मैं बता देता हूँ। इफ P to T आर सेकंड पीरियड P ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड पीरियड P ब्लॉक मतलब बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो द करेक्ट ग्राफ रिलेशन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन P2 to P2 एंड देयर बॉन्ड ऑर्डर। आसान बात है, P2 B2 C2 N2 O2 इन सब के बॉन्ड ऑर्डर का ग्राफ बताना है। तो पहले बढ़ेगा घटेगा इस तरह से, तो ग्राफ आपका समझ में आ जाएगा आपको। तो चारों ग्राफ दिखाएं, ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, केवल रिप्रेजेंटेशन है। चलिए तो फिलहाल अब इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बाकी क्वेश्चन वैसे ही हैं जैसे हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करना, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचानना, इस तरह के क्वेश्चन हैं। उनको आपको मेरे ख्याल से आपने किए भी होंगे, पहले भी मैंने डिस्कस किए। तो अब उसके आगे हम बढ़ जाते हैं, और अगेन एक क्वेश्चन को हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। आप एक काम करें, पहले इसको नोट कर लीजिए सही से। चलिए तो नोट हो गया होगा आपसे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 214 है, और ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू है। इसमें लिखा है OH और यहाँ पे F, उसके बाद OH और Cl, और फिर यहाँ पे OH और ब्रोमीन। आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। चलिए, हालांकि मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट जब बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन बताया था, तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको। हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को दो पॉइंट से देखा जाता है। एक पॉइंट है मॉलिक्यूलर वेट। कोई भी मॉलिक्यूल जितना वेटेड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ऑब्वियसली उसको वेपराइज करने में आपको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना होगा। तो आप सबसे पहला फैक्टर यही देखेंगे, वेट जितना ज्यादा होगा, हैवी जितना पार्टिकल होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसको वेपराइज करना डिफिकल्ट होगा, वेपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स की अगर हम बात करें, जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का भी एप्लीकेशन सेकेंडरी है। तो अब मैं जब इनकी बात कर रहा हूं, तो इनमें क्या है कि
मास तो सेकेंडरी, पहले हम लोग कोई फोर्स देखें तो इनमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें दिख रही है आपको, इसमें भी कुछ पार्शियल अट्रैक्शन मान लीजिए, इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैटेगरी में आप मानते हैं, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंट्रा है। तो अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो मॉलिक्यूल तो अपने आप में ही बना होगा, उसका इंटरमोलिकुलर नहीं होगा। बात समझिएगा। तो इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब हमारा सीधा सीधा फैक्टर क्या है, मास। मास ज्यादा किसका है, ब्रोमीन वाले का, ऐसा। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले इसी को, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ऑन द बेसिस ऑफ सिंपली मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा है कि उसी के बेसिस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 215 में। क्वेश्चन इसमें पूछा गया HF, H2S और अमोनिया, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है वो तो देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। चलिए, तो HF में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। अच्छा, साथ साथ NH3 में भी होगा, लेकिन H2S में तो नहीं। तो अब इन दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, तो सबसे लास्ट में। लेकिन मास हम बाद में देखेंगे, पहले तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। अब जरा समझिए, इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका होगा, HF का। स्ट्रॉन्गर है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो HF का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर अमोनिया और फिर लास्ट में H2S। तो इस तरह से आप सिंपली बॉइलिंग पॉइंट को यहाँ दिखा देंगे। इसके अलावा एक और छोटा सा पॉइंट है, 216 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी क्या लिखा है, लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ आपको बताएंगे, किसके अंदर, HF के अंदर, वाटर के अंदर, H2O2 के अंदर और NH3 के अंदर, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ आ रही, तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, अमोनिया नहीं है, H2S है, सॉरी। अच्छा, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन और यहाँ भी ऑक्सीजन, तो HF यहाँ पे है वाटर के केस में ये, और H2O2 के केस में ये। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसमें पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी पे आ गई। और अब आप जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ खास बात देखिए, निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये बेंड शेप का है, इसमें पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ ये बेंड शेप पूरा नहीं है, ये दो पार्ट बढ़ गया, ये पेरोक्साइड नीचे जाता है ना, तो ये सिमिलर नेचर का आ गया। तो इसलिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इंटेंस होगा, और ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड नंबर पे यही स्ट्रॉन्ग होगी, फिर थर्ड ये, और फिर फोर्थ तो वीकर है, ये फोर्थ यहाँ। तो इस पॉइंट में यहाँ ध्यान देने वाला है H2O2 और H2O, है ना, दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे, H2O का ज्यादा होगा, रीजन बेंड शेप है। तो पूरा का पूरा जो पोलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है, और पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन में पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा और उसका अट्रैक्शन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम पे ज्यादा होगा। ठीक, चलिए इस तरह का एक और छोटा छोटा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। uh, 217 क्वेश्चन है, और बोला गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, sorry, which of the following compounds can form hydrogen bonding with each other? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, मतलब CH3 COOH और वाटर, ये पहला ऑप्शन। दूसरा है फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, फिनॉल और CH4, इनमें, या CF4 और एसीटोन, एसीटोन का आप लोगों को फॉर्मूला कुछ पता हो, किसी पता हो, और PH3 एंड HF। चलिए, तो इसकी हम बात कर लें पहले, CH3 COOH,
और वाटर। तो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, क्या बन जाएगा? इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H तो है, बट क्या वो CH4 से जुड़ जाएगा क्या? नहीं। ये ध्यान रखिएगा, मैंने ये बात समझाई है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से तो जुड़ा है, बट इधर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा केस नहीं दिखेगा आपको। अब जरा मैं इस पे आ जाता हूँ। यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई H है क्या? नहीं। तो अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H है ही नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई केस नहीं बनेगा। इसमें भी HF के पास तो ठीक बात है H है, बट यहाँ कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नहीं, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। तो मतलब आपको केवल ये नहीं देख लेना है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूले में ही अगर आपने कहीं भी हाइड्रोजन देख दिया तो आप तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेके आ जाते हैं। वो नहीं करना है। बहुत ध्यान से, बहुत पहले हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता करना होगा। ये देखना होगा कि कहीं हाइड्रोजन किसी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की हम लोग बात करते हैं, अगर उससे अटैच्ड है तब उसका हम बॉन्ड बनाएंगे, वो भी किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की भी प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन ही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटी छोटी चीजें जैसे Cl माइनस HCl पूछा गया, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा? इसके बीच एक बॉन्ड बन रहा है और लिखा है CHCl3 और CHCl3, इनके बीच अट्रैक्शन। और फिर लिखा है CCl4 एंड वाटर के बीच अट्रैक्शन, और फिर एक Cl माइनस और वाटर के बीच। अब जरा मैं इसको समझाता हूँ। ये कौन सा है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक, ये क्या हुआ? डाइपोल डाइपोल, पोलर है ना दोनों, तो डाइपोल डाइपोल हो गया। ये क्या हुआ? इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डाइपोल अट्रैक्शन। तो आप अट्रैक्शन का ऑर्डर तो पता ही है अट्रैक्शन का। और ये क्या है? डाइपोल, सॉरी आयन डाइपोल। अब जरा देखिए, ये दोनों पहला और लास्ट इन्हीं में आंसर होगा, ये तो वीकर होते हैं। अब पहले वाले में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई केस नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम आएगा। यहाँ पर भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, लेकिन इसका अट्रैक्शन ज्यादा इसलिए है क्योंकि H पे पार्शियल प्लस चार्ज ज्यादा होगा। ठीक, तो सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर आपको दिखेगा। ठीक, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपके पास अट्रैक्शन है जो लास्ट वाला होगा। ठीक, इसके अलावा और छोटे छोटे क्वेश्चन से मैं ओरल है बोल देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग पता चले। एक क्वेश्चन है 219, जिसमें लिखा है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ICl, आयोडीन और क्लोरीन, and Br2 approximately same, but boiling point if ICl is about 40 degree higher than Br2। तो ICl का बॉइलिंग पॉइंट Br2 से 40 डिग्री ज्यादा है। तो एक बात पहले समझ लीजिए, ICl एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ ICl और ICl के ही मॉलिक्यूल के बीच कौन सा अट्रैक्शन लगेगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन Br2 में नॉन पोलर है, तो वहां पे कौन सा फोर्स लगने वाला है? लंदन फोर्स, जिसको आप वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं, या इंड्यूस्ड अट्रैक्शन बोल सकते हो, तो बहुत वीकर है। तो ऑब्वियसली जिसका अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ICl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हालांकि यहाँ बता दिया गया, हमें एक्सप्लेनेशन देना कि क्यों है। तो आप लिख सकते हैं ICl इज पोलर व्हाइल Br2 इज नॉन पोलर। चलिए, इस तरह से छोटा सा एक क्वेश्चन 220 लिखा है, आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन द सॉलिड लैटिस में आयोडीन का मॉलिक्यूल बाय द लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कूलम्बिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑब्वियसली लंदन फोर्स है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आप मेरे ख्याल से इन सबको कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, एक 223 क्वेश्चन में बेसिक बात मैं बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बता दूं। हालांकि आप जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई बार फिर बात करेंगे, बट एक बार यहाँ पे चीजों को समझ लें।
जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला CH3 CH2 CH2 और CH3, ये क्या होता है एन ब्यूटेन लिखा जाता है। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला, और इसी को हम लोग अगर इस तरह से लिख दें तो इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन, मतलब ब्रांच आपने बढ़ा दी, साइड चेन बना दी ना। आपने थोड़ा मोड़ा आईयूपीए से पढ़ा होगा, ये पेरेंट चेन है, यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं था, यहाँ साइड चेन आ गई। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेट से होकर थोड़ा सा हमने ब्रांचिंग का सर्कुलर कर दिया। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप कंपेयर करो तो इन दोनों के केस में मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, बराबर, और इनमें कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा फोर्स भी अलग अलग नहीं है, सब में एक ही जैसा फोर्स है। तो ऐसे केस में अगर आइसोमर्स आ जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, तो उस कंडीशन में ध्यान ये रखना है कि आपको ब्रांचिंग इन मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगा मॉलिक्यूल क्या होता है उतना स्फेरिकल होता जाता है, और अगर कोई मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप में चला गया तो उसको वेपराइज करना ज्यादा आसान हो जाता है, मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग आप दिखाओगे मॉलिक्यूलर उसको वेपराइज करना आसान, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों की बात करता तो इन दोनों में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एन ब्यूटेन का, और जो आइसोब्यूटेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। एक और इसी तरह की बात, जैसे मान लीजिए मैंने पेंटेन लिख दिया, ये 5 कार्बन, इसको बोलेंगे एन पेंटेन, और इसी तरह से मैंने CH3 CH, यहाँ CH3, ये CH2, ये CH3 लिख दिया, और एक लिख दिया इस तरह से, तो सबके मास बराबर। अब यहाँ पे और सर्कुलर हो गया, ये ब्रांच एक ही था साइड से, यहाँ दो दो साइड से हो गए। तो अब अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता ABC करके, तो सबसे ज्यादा इसका आ जाता बॉइलिंग पॉइंट A का, फिर B का, और फिर C का। तो ऐसे आपको चीजों को रिलेट करना है। ठीक, तो हालांकि इस पर और भी बात ऑर्गेनिक में चलेगी, बट छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन था 223, उसमें एक ऑप्शन शायद ऐसा मैं मैच कर रहा था, इसलिए मैंने इसको बता दिया है, तो वो आप अपना देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद छोटे छोटे और क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो आप डाउट सेशन में भी कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं अब उसको उस पर नहीं जाता हूँ। अब मैं बात कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की करूँगा। तो कुछ इंटीजर टाइप क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा, और फिर ITRs क्वेश्चन है कुछ, उन पर भी बात करेंगे। तो ये नोट कर लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो इंटीजर टाइप में एक क्वेश्चन है, इंटीजर में पहले ही क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक मॉलिक्यूल है MLX और ये प्लेनर है, साथ ही साथ बोला गया 6 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब समझना है, ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों का मतलब है ना। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलाकर जो वैल्यू है 6 है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिला के ही तो जो होता है वही वाइब्रेशन होता है, तो इसका मतलब sp3d वो वाइब्रेशन होगा। समझ के बाद, तो अगर sp3d2 है तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर बाई पिरामिडल के केस में ऐसे बनाएंगे आप। अब इसमें बोला गया कि ये प्लेनर है, तो अगर प्लेनर है तो प्लेनर कब होगा, जब दो जगह आप लोन पे रखो। अच्छा, इसी में ना रखो, इधर इधर रख सकते हो, ध्यान रखना अपोजिट रखिएगा, वॉलेटिव तो रिपल्शन कम होता है। आप इधर इधर रख दीजिए, इधर उधर एक ही बात हो। तो अगर ये प्लेनर है तो इंपॉर्टेंट बात है कि 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए और 2 लोन पेयर होने चाहिए, तो यही चीज होगी।
तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पे ML4 यहाँ पे दिखेगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट केवल इंटीजर में कैसे बनाया गया इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे मैं उसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन के तरीका अच्छा है। इसमें क्या बोला गया है कि एक कंपाउंड है PCl X F5 - X, ठीक है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर देयर आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हो सकती है। ठीक बात। अब बोला गया कि जहां पे x1, x2 और x3 ये 3 ऐसी वैल्यू होगी जिनमें इस मॉलिक्यूल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। कौन सा बनेगा? नॉन पोलर। तो आपको ये x1 + x2 + x3 की वैल्यू बतानी है। समझिएगा क्वेश्चन ध्यान से, इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए एक एक काम करते हैं हम लोग। पहले मैं एक एक वैल्यू रख के इनके फॉर्मूले बना लेता हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू 0, तो PCl 0 हो जाएगा, तो सीधा सीधा लिख दें PF5 आ जाएगा। और अगर PF5 आया तो कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। तो समझ गए। इसी तरह से x की वैल्यू 1 रख दें तो PCl और F4 आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कैसे? x की वैल्यू अगर 2 रख दें तो PCl2 और F3 आ जाएगा। इसको जरा समझिएगा, याद करिए, मैंने इस तरह के केस बेंड स्टोर में बताया। अगर 3 फ्लोरीन है तो एक को इक्विटोरियल पेयर में रखेंगे, 2 ऊपर नीचे रखेंगे, तो कैंसिल नहीं होगा। ये भी कैसा हो जाएगा? पोलर। अब x = 3 रखिए तो PCl3 और F2 आएगा, यहाँ पे नॉन पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 फ्लोरीन अबव द प्लेन बिलो द प्लेन एक्सियल पोजीशन में और 3 Cl होंगे, तो 3 Cl आपस में काउंटर हो जाएंगे और फ्लोरीन को आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं। फिर x = 4 तो PCl4F आ जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा? पोलर। और अगर x = 5 आपने लिया तो PCl5 बचेगा, और ये भी कैसा होगा? नॉन पोलर। तो अब जरा मैं नॉन पोलर वाली चीजें निकाल रहा हूँ। एक ये, दूसरा कहाँ गया? ये आ गया, और तीसरा ये। तो ये रहा x1, x2, x3। 0 + 3 + 5, ये आ गया 8 आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत मतलब ऐसा नहीं, बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग टाइप का है। देखिए कई बार क्या होता है, पावरफुल वही है जो आपको डिस्टर्ब करे। क्वेश्चन मतलब ये नहीं होता कि मोटा तगड़ा या बहुत स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, हमको समझ में ना आए, कुछ ऐसा लगे, तो वो सब नहीं होता। आप जब पढ़ रहे हैं इस लेवल पे तो आपको समझ में आएगा ही, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ जो रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन का वो ऐसा यूनिक होगा कि वो आपको परेशानी में डाल दे, और यही IIT के अपने क्वेश्चन का अपना स्ट्रेंथ है, तो उसको समझना है। तो ये आपका, पहले आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ आगे। चलिए, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, और अब हम बात कुछ IITias क्वेश्चन की भी करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आए हुए हैं, आपको कुछ आइडिया लगेगा कि किस तरह से पूछे जाता है क्वेश्चन। तो जैसा कि एक और इंटीजर का ही क्वेश्चन पहले एक और हम लोग देख लेते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप करेंगे, और मेरे ख्याल से वो आप ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली आ भी जाएंगे आपको, बट मैं उन सब क्वेश्चन को डिस्कस कर दूं जहाँ कुछ नया पार्ट आपको दिख रहा है। एक क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीजर में ही, लिखा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री in I3 minus is equal to P, and lone pair bond pair repulsion at 90 degree in ICl4 minus is equal to Q। आपको P minus Q बताना है।
चलिए ये तो आसान बात है, ज्योमेट्री आपको देखी। I3 माइनस की अगर हम बात करें तो sp3d हाइब्रिडेशन आ गया, और ध्यान रखिए 3 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 5 है। कंडीशन ये है कि आयोडीन को आप यहाँ रखेंगे, 3 लोन पेयर इधर रखेंगे ऐसे, और एक आयोडीन यहाँ, एक आयोडीन इधर, ठीक। ये रहा लोन पेयर और ये रहा बॉन्ड पेयर। तो एक इस आयोडीन का इसके साथ यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह रिपल्शन होगा, और फिर इसका इन तीनों के साथ भी रिपल्शन होगा। तो टोटल रिपल्शन कितने हो गए? 6। मतलब एक ऊपर वाले आयोडीन का इन तीनों लोन पेयर के साथ, और 90 डिग्री में रिपल्शन देखना, इससे 90 डिग्री और इसका भी होगा, तो टोटल 6 आ गया। अब जब हम ICl4 माइनस की बात कर रहे हैं तो यहाँ 7 और 8 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर आ गए, तो यहाँ 6। तो यहाँ भी स्क्वायर प्लेनर की बात आ जाएगी, आयोडीन, यहाँ पे चारों क्लोरीन, और यहाँ पे लोन पेयर आप ऑब्वियसली इसको ऐसे रखेंगे जो कि 90 डिग्री में होंगे। तो इसका रिपल्शन इन चारों के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और यहाँ पे, तो चारों 4, और इसका भी इसी चारों के साथ कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है, डिफरेंस निकालना है दरअसल, 8 माइनस 6 दिस इज 2, ठीक। तो आसान क्वेश्चन, बट अगेन मैं केवल इसलिए बता दूं तो सो दैट आपको ये लगे कि इंटीरियर टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बन जाते हैं। एक और क्वेश्चन है जिस पर हम लोगों को बात करनी है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले वो छोटा सा पार्ट है जिसको ऑर्गेनिक में पढ़ना था, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इसलिए मैं उसको बता ही देता हूँ। तो वो ज्योमेट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एक स्पेसिफिक केस है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। दरअसल मैंने हालांकि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे ऑर्गेनिक के ज्योमेट्री वाइज बताए थे, बट एक टाइप का मॉलिक्यूल होता है क्यूमिलीन। क्यूमिलीन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव रेट्स है, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एलीन मॉलिक्यूल मान सकते हैं आप। एलीन एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, मतलब एक साथ डबल बॉन्ड आ जाते हैं। और जनरलाइज अगर आप कार्बन बहुत सारे जोड़ दें तो क्यूमिलीन बोला जाता है उसको, ठीक है। ये सब लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं इसकी ज्योमेट्री के बारे में जरा बात करता हूँ। इस पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, यहाँ पे क्या होगा? sp, और ये sp2। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनना चाहिए, और ये कार्बन sp है तो यहाँ भी सीधा ये H, ये H ऐसे बना। अब जरा sp2 है, इसका प्योर पी ऑर्बिटल ऐसे बना होगा, और इसमें 2 प्योर पी ऑर्बिटल खाली होंगे, एक ऐसा एक ऐसा, और इसमें भी ऐसे होगा। ये मान लीजिए मैं py मान लेता क्योंकि xy प्लेन नहीं मान लिया, तो ये py और ये pz होगा, और यहाँ भी py ऐसे बना होगा। अब जरा ध्यान से मिलेगा, py चूंकि पैरेलल है तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बने। लेकिन क्या ये और ये आपस में ओवरलैप कर सकते हैं? और आपको देखने में क्या लग रहा है कि पाई बॉन्ड तो यहाँ बना है, तो ओवरलैप तो कर ही रहे होंगे। तो हम दरअसल एक बात समझ लीजिए, हम यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये मॉलिक्यूल तो बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं, डबल बॉन्ड भी होता है, तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं और क्या रीजन है उसको समझा रहे हैं। दरअसल ये जो सिंगल बॉन्ड, अब चूंकि ये आप देख सकते हैं pz एंड py बोथ आर परपेंडिकुलर, तो ये तो इस तरह की अप्रोच हो गई ना, जैसे ये वाला ऐसे, तो ऐसे तो ओवरलैपिंग होता नहीं। तो अगर आपको ओवरलैपिंग करना है तो इन दोनों को पैरेलल होना जरूरी है। तो ऐसे केस में जो सिंगल बॉन्ड होता है ये रोटेशन हो जाता है इसका। रोटेशन से हुआ क्या, मैं उसको समझा दूं। रोटेशन से, जैसे देखिए पूरा मॉलिक्यूल ऐसे है, ये ऐसे नहीं बना है, और ये ऐसे रोटेट हो गया बॉन्ड, तो जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट होगा ये इसके पैरेलल आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन एक फर्क पड़ेगा, इससे ये हाइड्रोजन एक बाहर आपके साइड आ जाएगा और एक अंदर साइड चला जाएगा। तो कंडीशन ये हो जाएगी, बॉन्ड तो बन जाएंगे, मतलब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे एक H मैंने बताया ये बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन के बाद, तो ये बिलो द प्लेन आ जाएगा,
और ये अबव द प्लेन आ जाएगा। बात समझ आ गई? मतलब ये हुआ कि अगर हम ध्यान दें तो इतना मॉलिक्यूल पूरा एक प्लेन में आपको दिख रहा था, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम परपेंडिकुलर प्लेन में दिख जाएंगे। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि मैक्सिमम एटम इन प्लेन, मैक्सिमम एटम इन प्लेन, सिंगल प्लेन, तो 1 2 3 4 5, कार्बन भी होगा इसी में, बस इतना फर्क पड़ा है कि ऐसे हो गया है। तो 5 आपके एटम यहाँ पे दिख जाएंगे। कैसे, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूँ। जैसे जैसे मान लीजिए ये लिखा है, तो मैंने एक टर्मिनल कार्बन यहाँ मान दिया, एक बीच में, एक यहाँ पे। तो पहली कंडीशन ये है कि इधर हाइड्रोजन ऐसे जुड़े, ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसा है, ऐसा हाइड्रोजन इस तरह से, इसी प्लेन में, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। बट यहाँ वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो ऐसे जुड़ा है, ऐसे, एक बाहर साइड आ रहा है, एक अंदर साइड आ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये बाहर साइड ऐसे निकला और एक अंदर साइड निकला, जबकि यहाँ पे ऐसे जुड़ा है, इसी जगह जुड़ा है। तो ये पूरा इतना एक प्लेन में है, लेकिन ये इधर डाइवर्ट हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल कैसा होगा, ये नॉन प्लेनर। समझ में आई बात? तो इस पे और बहुत सारी बातें हम लोग आगे चल के भी सीखेंगे, बट अभी फिलहाल ये कई जगह स्ट्रक्चर में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अच्छा, एक और सोच सकते हैं अगर आप, तो मैं उसको बता दूं, इस हाइड्रोजन की जो डिस्टेंस है इसके साथ और इसके साथ दोनों बराबर होगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इस हाइड्रोजन की यहाँ से डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है। ऐसे देखने में आपको अलग लग रही, कैसे भाई? ये हाइड्रोजन जो आप ऐसे ऐसे था ना, इसका इधर के साथ डिस्टेंस और इतना ही इधर है ना, तो ये ऐसे ऐसे डायगोनली जा रहा है, एक बार इधर गया, एक बार अंदर साइड गया। समझ रहे? तो डिस्टेंस बराबर होती है। ये ऐसे देखने में आपको अलग अलग लग रहा है। चलिए, जितना समझ पाए, नहीं समझ पाते अभी आपको बहुत बार बताया जाएगा, तो इसमें घबराने नहीं। एक और केस जरा समझ लीजिए। अगर मैं इसी में एक कार्बन और बढ़ा देता, जैसे ये आ गया, तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्री में क्या होता है, sp2, यहाँ sp, ये sp और ये sp2। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब जरा मैं इसकी ज्योमेट्री बना लूँ। इसमें क्या होता है, H इधर लिखते हैं आप, ये कार्बन यहाँ H, फिर ये कार्बन यहाँ कार्बन, और ये कार्बन ये H यहाँ H। तो यहाँ जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, मैं ये बता रहा हूँ। एक के और भी ऑर्बिटल ऐसे बना दिए, यहाँ 2 बना दिए, यहाँ फिर 2 ऐसे बना दिए, फिर यहाँ ऐसे बन गया। ठीक, अब जरा समझिएगा, ये पी वाई, ये पी वाई, ये पी जेड, ये पी वाई, पी जेड, पी वाई, पी जेड। सॉरी, लास्ट वाले को होगा ही है, ये ज़्यादा बन गया वही, यहाँ तक है। ठीक, अब जरा देखिए, इन दोनों को आप पाई बना सकते हो, ये तो पैरेलल है, और इस जेड का इस जेड के साथ बन सकता है, और फिर ये पी वाई वाले का, मतलब यहाँ आपको कोई जरूरत रोटेशन की पड़ी ही नहीं। तो यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, प्लेनर, पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में रहेगा। और यहाँ पे सभी एटम, यानी ऑल दी एटम, ऑल दी एटम प्रेजेंट इन सिंगल प्लेन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रह गया था, इसको आप थ्योरी पार्ट में लिख लीजिएगा। जहां ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं तो वहां पे इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन कई बार और पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए मैंने वहां पर मिस कर दिया था। क्वेश्चन आपके पास और भी हैं, इस पे बेस्ड वही क्वेश्चन 7 नंबर था असाइनमेंट का। लिखा, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन, पॉसिबल प्लेन इन एलीन CH2CCH2 which contain maximum possible atom। तो मैक्सिमम पॉसिबल एटम कितने होंगे, 5। ठीक है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आईआईटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको एक बार जरूर बता देता हूँ। तो उस और अच्छे क्वेश्चंस है। आप सब एक काम करें, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है आईआईटी के, उनका बुक आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों का अलग अलग आता है। आपके पास कोई बुक हो या ना हो,
लेकिन उस 42 ईयर्स 3 ईयर पेपर जो होंगे 44 ईयर्स की, वो का उसका जो कलेक्शन है वो जरूर होना चाहिए। वो मैं आपको समझा दूं, वो हमेशा रहना चाहिए, है ना। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स पूछते रहते हैं अलग अलग, सर कौन सा बुक ले लें, क्या है, वो सब ठीक है, बट मेरे ख्याल से सबसे स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होता है वो आईटी का खुद ही पूछा हुआ है भाई। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे आए वो क्वेश्चन से करना है, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा बेहतर क्वेश्चन कोई नहीं बनाता। तो जब भी चैप्टर खत्म हो जाया करे तो उस चैप्टर के खत्म होने के बाद उससे क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको 50% क्वेश्चन आते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में, हम सही लेवल पे आ चुके हैं, यानी जो जेई के साथ पूछा जाता है, जिस तरह क्वेश्चन आते हैं उस लेवल तक हम पहुंच रहे हैं, या हमारी अप्रोच सही है, ठीक है ना। तो ये सेल्फ जजमेंट है, आप अपने से सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने से जज कर सकते हैं अपने आप को कि हाँ हम किस लेवल पर पढ़ रहे हैं। एग्जाम्स अपने अलग बात है, हम लोग जो कंबाइंड टेस्ट लेते हैं वो भी अच्छी बात है, बट आप जो इंडिविजुअल पढ़ रहे हो उसका अपना पैरामीटर कैसे सही हो, उसके लिए अच्छा तरीका है वो। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ जो जेई ने पूछे हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन है, द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, सम करना है आपको लोन पेयर का, क्या ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग टीई Br6-2, ठीक है, Brf2 प्लस SnF3 और XeF3 माइनस, ठीक है। चलिए इस पे, ये ऑक्सीजन फैमिली का हुआ। ऑक्सीजन फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और 8 आ गया तो 6 एक लोन पर बचेगा, तो एक लोन पर आप लिख सकते हैं आप। ब्रोमीन 7 प्लस मतलब 6 आ गया, 6 में से 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 लोन पर बचे, यहाँ 2 हो गया। SnF3 कैसे बनाया, दरअसल सल्फर डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे F है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे बीच में N नहीं आ सकता ना। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितना है, 6 बैलेंस होते, 6 पूरे 0 हो गया भाई, 6 होते ना बैलेंस, और 6 तो बॉन्ड बना ही लिया इसने। जेनन पे 8, एक 9, 9 में 3 बॉन्ड बन गया और 3 लोन पेयर बचे, तो यहाँ टोटल सब कितना हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल कितना हो गया 6, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर जेई एडवांस में इतना आसान क्वेश्चन, आसान नहीं है, आपने पढ़ा भी तो होता है ना। आपको कुछ भी ना पढ़ाया जाए, गलत सलत तो आपने पढ़ रखा हो, चीजें सही से मैनेज नहीं की, आपने सही से नहीं पढ़ाई की, तो ये क्वेश्चन अपने आप में जेई एडवांस हो जाएगा, आपको वाकई लगने लगेगा एडवांस, है ना। तो कुछ नहीं होता एडवांस, जब आप पढ़ाई जिस स्तर की कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह का क्वेश्चन आता है। हाँ, कंपटीशन इस बात का जरूर है कि आज आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आज तो आपको आ ही जाएगा, आज तो आप पढ़ रहे हैं ना मॉर्निंग, लेकिन जब ये 2 साल बाद जब आप एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में फेस करते हैं, तो उस कंडीशन पे सभी चैप्टर उन 3 घंटे में ओपन हो पाए आपके दिमाग में, वो कंडीशन है। आज तो आपको सभी कुछ आएगा, और उस टाइम पे क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी में भी डाउट हो जाएगा, आपको लगेगा 4 बॉन्ड बनते हैं कि 6 बॉन्ड बनते हैं। तो यही दरअसल कंपटीशन है, और यही एक तरीके से उस एग्जाम का अपना स्ट्रेंथ है, उतना टेरर है उसका शायद। चलिए फिलहाल इस सबको हटा देना है। आगे लिखा था कंपाउंड विद द 2 लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, ये सब बेकार क्वेश्चन आप आ ही जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2O3, बहुत आसान बात है, N2O3 में लोन पेयर आप काउंट कर सकते हैं, 8 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर, हेलोजन के चारों एसिड हैं और बोला गया HClO, HClO2, HClO3 एंड HCl, मतलब चारों बॉन्ड बनाए गए, तो HOCl ऐसे बना, फिर HClO2 ऐसे बनता है,
और HClO3 ऐसे बनता है। आपने सब स्ट्रक्चर बनाए हैं, मैंने आपको सब बताया इस पे। अच्छा एक बात और खास बता दूं, इन चारों हेलोजन पे 3 से 4 बार क्वेश्चन आईआईटी ने पूछ सकता है। सेम इसी के स्ट्रक्चर पे बेस्ड कुछ छोटी मोटी बातें, मतलब 4 बार जेई के एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। तो इन स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ ClO बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो इन सेकेंड, इसको फर्स्ट नंबर दिया गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बोला गया कि ClO बॉन्ड इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2, सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2, मतलब ये 1 यहाँ 2 टुगेदर इज 2, मतलब 2 तो नहीं होंगे, 3 आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस बोला गया। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन Cl इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3, सेकंड एंड थर्ड, इसमें क्लोरीन पे लोन पेयर कितने होंगे, 3 तो बॉन्ड बन गए, तो 2 लोन पेयर, और यहाँ पे 1 लोन पेयर, टुगेदर इज 3, मतलब 2 + 3, तो ये सही है सेकंड वाला। इसके बाद बोला गया द हाइब्रिडेशन ऑफ Cl इन फोर्थ इज sp3, फोर्थ कौन सा है ये, sp3 होगा क्या भाई, बिल्कुल होगा, 3 4 सब sp3, ये भी सही है। और आगे लिखा है अमंगस्ट 1 to 4 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इस पे थोड़ा सा हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बता रखा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, HClO4, फिर HClO3, फिर HClO4 सॉरी 2 एंड HClO, तो ये किस बेसिस पे आपने बना दिया, +7 +5 +3, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा उसके ऑक्साइड का एसिडिक नेचर ज्यादा, और अगर ऑक्सी एसिड होगा तो उसका भी नेचर ज्यादा होगा। तो इस तरह से मैंने इसको कंपेयर कर दिया। तो चारों सेंटेंस है, करेक्ट एंड करेक्ट बताना था आपको, आप बता चुके हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, अच्छा इसके कुछ क्वेश्चन तो मिस कर गए, मैं एक और क्वेश्चन की याद दिला दूं अभी। वो किस तरह क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि अगर हम ये मान लें कि B2 मॉलिक्यूल में 2s2p मिक्सिंग नहीं होती है, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, पैरामेट्रिक डायमंड, तो वो सब आपको आसानी से पता होना चाहिए। 2s2p मिक्सिंग अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि अलाउड नहीं है, तो फिर जैसा है उसी तरह से आप कंक्लूजन करेंगे और उस पे बेस्ड ही आपको आंसर देने होंगे। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज़्यादा इसमें खास कुछ नहीं बचा। तो एक काम आपको ये करना है, इसके सभी क्वेश्चन से आप एक बार ट्राई करते जाएंगे, जहां आपको लगता है इस पे और बात होनी चाहिए तो उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप डाउट सेशन में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो करते रहिए, और एक बार पूरे बॉन्डिंग को अच्छे से प्रॉपर एक बार और देख लीजिए। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसकी इंपॉर्टेंस ये समझ सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, बहुत जगह आपको लगा कि अभी कुछ इससे हो नहीं रहा, बट बाद में बड़ा अच्छा फील हुआ कि नहीं अब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। चूंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो ऐसा आपको दिखेगा हर जगह। तो इन सब क्वेश्चंस को भी करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, लेकिन अगेन मैं फिर एक बात समझा दूँ कि आपको इसमें थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेवल पे आप टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको उतना आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज फिलहाल इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और अगली क्लास हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।